एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा आपने पहले कई बार सुना होगा। मगर एक कत्ल को छुपाने के लिए कोई नौ नौ कत्ल भी कर सकता है। ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में। दरअसल बिहार का रहने वाला संजय नाम का एक लड़का कामकाज करने के लिए तेलंगाना के जिला वारंगल में चला जाता है और वहीं पर संजय की मुलाकात रफीका नाम की एक महिला के साथ होती है। संजय और रफीका को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। इतना ही नहीं, ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। मगर आगे चलकर इनका प्यार एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेता है जिसकी वजह से ही 10-10 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत ही भयानक तरीके के साथ। दिल दहला देने वाली ये घटना जब आप सुनेंगे तब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, 20 मार्च 2020 को जब कोरोना तेजी के साथ फैल रहा था और 24 मार्च 2020 को ही पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने की वजह से जो भी जहां पर मौजूद होता है वो वहीं पर फंस जाता है। इस दौरान कुछ मजदूर फैक्ट्रियों में फंसे हुए थे तो कुछ मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान वारंगल जिले के एक गांव में एक फैक्ट्री में भी कुछ मजदूर फंसे हुए थे। फैक्ट्री का नाम है साईं दत्त ट्रेडर्स। इस फैक्ट्री में बोरियां बनने का काम होता है। दरअसल उस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार और बंगाल से थे। इसीलिए मजदूर फैसला करते हैं कि लॉकडाउन खुलने तक वो फैक्ट्री में ही रुकेंगे। अब लॉकडाउन की वजह से कामकाज तो फैक्ट्री में पूरी तरह से बंद पड़ा था, लेकिन कुछ माल स्टॉक के रूप में अभी भी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था और जब भी कोई कस्टमर माल की डिमांड करता था तब उस तक माल पहुंचाया भी जा रहा था। इसी दौरान एक दिन फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर के पास एक कस्टमर की कॉल आती है। वो कस्टमर जय भास्कर से कहता है कि हमें कुछ माल की जरूरत है। अब कस्टमर की बात सुनकर जय भास्कर एक ऑटो ड्राइवर को फोन करता है और उसे कहता है कि तुम इस जगह पर चले जाओ, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का गेट खटखटा देना, अंदर मजदूर होंगे, वहां से तुम माल उठाकर इस कस्टमर तक पहुंचा देना। फैक्ट्री के मालिक की बात सुनकर ऑटो ड्राइवर फैक्ट्री में चला जाता है और फैक्ट्री के बाहर जाकर देखता है कि फैक्ट्री का गेट लगा हुआ था। वो ऑटो ड्राइवर फैक्ट्री के गेट को कई बार खटखटाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी गेट नहीं खो रहा था। वो ऑटो ड्राइवर मजदूरों को कई आवाजें लगाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो ऑटो ड्राइवर घूमकर फैक्ट्री के दूसरे दरवाजे से फैक्ट्री के अंदर जाता है तब अंदर का नजारा देखकर ऑटो ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर एक भी मजदूर नजर नहीं आ रहा था। फैक्ट्री में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ऑटो ड्राइवर ये नजारा देखकर फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को कॉल करके बताता है कि फैक्ट्री में तो एक भी मजदूर मौजूद नहीं है। ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक जय भास्कर भी हैरान हो जाता है और कुछ ही समय में जय भास्कर अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि एक भी मजदूर नजर नहीं आ रहा था। अब ये सभी लोग मिलकर मजदूरों की तलाश में जुट जाते हैं। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति फैक्ट्री के पास बने हुए एक कुएं के पास चला जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति कुएं के अंदर झांक कर देखता है तब उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल वो व्यक्ति देखता है कि कुएं के अंदर कुछ लाशें थी जिन्हें बोरियों में भरकर कुएं के अंदर फेंका गया था और वो पानी में तैर रही थी। उस व्यक्ति की चीख पुकार सुनकर ये सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फौरन ही इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है और पुलिस वाले उस कुएं में अंदर उतरकर 4 मजदूरों की लाशों को बाहर निकालते हैं। मरने वालों के नाम थे मकसूद आलम की पत्नी निशा और इनके 2 बच्चे। अब 4 मजदूरों की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन 5 मजदूर अब भी गायब थे। पुलिस वालों को लग रहा था कि उन मजदूरों की लाशें कुएं की निचली सतह पर जाकर बैठ गई होंगी। इसीलिए पुलिस वाले अगले दिन गोताखोरों की एक टीम को बुलाते हैं और गोताखोर कुएं की निचली सतह तक जाकर बाकी के 5 मजदूरों की लाशों को भी बाहर निकालते हैं।
अब 9 मजदूरों की लाशें देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस के सामने ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इन 9 मजदूरों का कत्ल करने वाला कातिल है कौन, आखिर किस वजह से 9 मजदूरों का कत्ल किया गया है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस 9 की 9 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति वारंगल जिले की पुलिस के पास जाता है। वो व्यक्ति 2 मोबाइल पुलिस को पकड़ाते हुए कहता है कि उसे ये दोनों मोबाइल सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के गोदाम के बाहर पड़े हुए मिले हैं। इसके बाद पुलिस वाले सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी के गोदाम के पास जाते हैं और वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं और एक सीसीटीवी कैमरा में पुलिस को एक व्यक्ति नजर आता है जो 20 मई की शाम को फैक्ट्री की तरफ जा रहा था और 21 मई की सुबह को घटनास्थल की तरफ से लौट रहा था। पुलिस अब साइकिल सवार की तलाश में जुट जाती है और 25 मई 2020 को साइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वाले साइकिल सवार का नाम होता है संजय। संजय जिसकी उम्र होती है लगभग 30 साल। पुलिस वाले संजय को थाने में लेकर जाते हैं और उससे इन हत्याओं के बारे में पूछताछ करते हैं। इसके बाद जो कहानी संजय पुलिस को सुनाता है उसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। संजय पुलिस को बताता है कि आज से 6 साल पहले यानी कि 2014 में वो बिहार से तेलंगाना के वारंगल जिले में आया था कामकाज की तलाश में और वहीं पर उसकी मुलाकात बोरियों की फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद आलम के साथ हो जाती है। संजय मकसूद आलम से कहता है कि तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो मुझे भी उस फैक्ट्री में काम पर लगवा दो और मकसूद आलम संजय को उस फैक्ट्री में काम पर लगवा देता है। और उसी फैक्ट्री में काम करती थी रफीका नाम की एक महिला। रफीका जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल। रफीका तलाकशुदा थी। रफीका के 3 बच्चे भी होते हैं। अब कुछ ही समय में संजय और रफीका को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। इतना ही नहीं, संजय और रफीका शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। मगर आगे चलकर रफीका को पता चलता है कि संजय रफीका की 16 साल की लड़की के ऊपर अपनी गंदी नजर रखता है और रफीका एक दिन संजय से कहती है कि तुम मेरी लड़की पर अपनी गंदी नजर रखते हो। लेकिन संजय रफीका से कहता है कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, मैं आखिर कैसे उस पर गंदी नजर रख सकता हूँ। रफीका को संजय की बात पर विश्वास हो जाता है और एक दिन रफीका संजय से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संजय तो रफीका के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए संजय टाल मटोल करता रहता है। मगर एक दिन रफीका संजय से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाऊंगी। इसीलिए संजय रफीका को शादी के लिए हाँ कर देता है और रफीका संजय से कहती है कि चलो शादी से पहले मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवा देती हूँ। दरअसल रफीका बंगाल की रहने वाली थी और संजय और रफीका दोनों बंगाल जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही संजय एक षड्यंत्र के तहत लस्सी में नींद की गोलियां मिलाकर रफीका को पिला देता है और कुछ ही समय में रफीका बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में ही संजय रफीका की चुन्नी से ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और चलती हुई ट्रेन से उसे बाहर फेंक देता है। और अगले दिन जब पुलिस वालों को रफीका की लाश मिलती है तब पुलिस वाले रफीका की शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी रफीका की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और इसके बाद संजय फैक्ट्री में वापस आ जाता है और रफीका के बच्चे संजय से पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ पर है। इस पर संजय बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ अपने माता पिता यानी कि तुम्हारे नाना नानी के घर में कुछ दिनों के लिए रुक गई है, कुछ दिनों बाद ही वो लौट आएगी। लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद आलम की पत्नी निशा को संजय के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि निशा रफीका को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रफीका का नंबर तो हर बार ही स्विच ऑफ बता रहा था। और निशा जब संजय से पूछती है कि रफीका कहाँ है तब संजय उसे भी वही जवाब देता है कि उसने रफीका के बच्चों को दिया था। संजय निशा से कहता है कि रफीका अपने माता पिता के घर में रुक गई है, लेकिन निशा को कहीं ना कहीं संजय के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए निशा
अपने पति मकसूद आलम से कहती है कि मुझे लगता है कि संजय ने जरूर रफीका के साथ कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। अब ये सारे मजदूर मिलकर संजय से पूछताछ करते हैं और संजय से कहते हैं कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। इन्हीं बातों के कारण संजय डर जाता है। संजय को लग रहा था कि ये लोग मिलकर मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। इसी कारण संजय फैक्ट्री से भाग जाता है और संजय को एक दिन पता चलता है कि 20 मई को मकसूद आलम के बड़े बेटे शाहबाज का जन्मदिन है। उसी दिन संजय मार्केट से जाकर नींद की गोलियां खरीद लेता है और शाम के समय जब ये सभी लोग जन्मदिन मनाने में लगे हुए थे तभी संजय छिपा कर फैक्ट्री की रसोई में जाकर सब्जी में नींद की 60 गोलियां मिला देता है और सब्जी खाने के थोड़ी देर बाद ही सारे मजदूर एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। इसके बाद संजय एक एक मजदूर को बोरी में भरकर कुएं में फेंकने लगता है और पूरे 9 मजदूरों को संजय बोरियों में भरकर कुएं में फेंक देता है। पूछताछ में संजय पुलिस को बताता है कि जब वो इन लोगों को कुएं में फेंक रहा था तब सभी लोग सांस ले रहे थे, यानी कि सभी लोग जिंदा थे। दोस्तों आप देखिए कि कैसे संजय हैवान बनकर जिंदा लोगों को ही बेहोशी की हालत में कुएं में फेंक रहा था। दरअसल संजय ने एक कत्ल को छुपाने के लिए 9 कत्ल और कर दिए थे। पूछताछ में संजय पुलिस को ये भी बताता है कि उसने रफीका की 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार भी किया है। इसीलिए पुलिस वाले संजय की तहरीर पर उसके ऊपर पोस्को एक्ट के अधीन भी एक मुकदमा दर्ज करते हैं और बाकी के 9 मजदूरों की मौत का मुकदमा भी संजय के ऊपर चलाकर उसे जेल में भेज देते हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।